आज जो है हमारा टॉपिक वो है वेव ऑप्टिक्स। ये जिसके बारे में हमने जब ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी तभी डिस्कस कर चुके थे शॉर्ट में। दोनों की डेफिनेशन हमने नोटिस की है, रे ऑप्टिक्स की, वेव ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड टू बी द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब लाइट इज ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ। वेव ऑप्टिक्स में क्या कंसीडर करेंगे, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, है ना, वेव फॉर्म और वेव फ्रंट पूरा। तो डेफिनेशन में नहीं जाना है इसमें, जहां से स्टार्ट है वो ये है वेव फ्रंट, सबसे फर्स्ट चीज है, ठीक है, वेव फ्रंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, डेफिनेशन लिखना चाहोगे तुम लोग? नो सर, लिखा दीजिए सर। नहीं, तुम लोग चाहे हम ग्रुप में सेंड भी कर सकते हैं, मैं नोटिस कर एक्सप्लेन कर दे उसको खाली। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। देखो जैसे यहाँ पे कोई वेव स्टार्ट करी है किसी भी सोर्स से, अब ये वेव मीडियम में ट्रेवल करेगी, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वेव जैसे जैसे वहां तक पहुंचेगी उनको वाइब्रेट कराएगी। अगर इन केस होता भी इमेजिनरी है, लेकिन इन केस अगर मीडियम के सारे पार्टिकल एक ही फेस में किसी प्लेन में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दें तो उस प्लेन को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो सिंपल हम लिख सकते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स locus of all the points vibrating in the same phase, vibrating in the same phase, vibrating in the same phase in a medium, same phase, PHAC, same phase in the medium, in the medium called wave front, called wave front। ये हो गई सिंपल इसकी डेफिनेशन। या हम ये बोल सकते हैं अ प्लेन इन अ मीडियम इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज सेड टू बी द वेव फ्रंट। सिंपल हो गया। तो ये तो हमारा वेव फ्रंट है। अब ये वेव फ्रंट की कैटेगरीज है, मतलब टाइप्स हैं। टाइप्स वैसे ही हैं, अगर हम याद करें तो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, टर्म बन के फर्स्ट यूनिट में इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमने 3 टाइप से डिफाइन किया, पॉइंट सोर्स के लिए, लीनियर के लिए और वाइट लाइट सोर्स के लिए, वाइट चार्ज सोर्स के लिए। वैसे ही तीनों यहां पर है। टाइप में सबसे पहले तो ये आएगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब ये कहां से एमिट होगा, फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। जैसे हम नोटिस कर रहे हैं बस ऐसे ही नोटिस करना है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। मतलब अगर ये कोई लेमिनियस पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे लाइट सारी डायरेक्शन में ट्रेवल होगी। हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी वो भी डिस्कस करेंगे, और हर डायरेक्शन में जाएगी। तो हम इसके अराउंड एक जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते थे, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर ले एक पर्टिकुलर वेव का, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा इस शेप में पूरा। ये लाइट सोर्स हो गया, वो सपोज कर लेते हैं। अब दूसरा होगा सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये किसकी वजह से होगा, फ्रॉम लीनियर लाइट सोर्स। अगर लाइट सोर्स लीनियर है, लीनियर मतलब जैसे ये देख रहे हैं मार्कर है, इसको एलिमिनेट कर दें तो लाइट सोर्स लीनियर होगा। इससे जो वेव प्रोड्यूस होगी वो सारे ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इन ऑल द डायरेक्शन। तो कहीं पर भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो इसको कवर अप कर रहा हो इक्विपोटेंशियल तरह, वो फ्रंट। जैसे ये लीनियर लाइट सोर्स है जिसमें वेवलेट्स आगे आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो ये जो वेवलेट्स हैं आगे इस तरीके से इन ऑल द डायरेक्शन ये ट्रेवल करेगी। ऐसे यहां बना सकते हैं इस तरीके से। ये जो होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर लाइट सोर्स पॉइंट है तो स्फेरिकल होगा, अगर लीनियर है तो सिलेंड्रिकल होगा। एक थर्ड टाइप और है, वो है प्लेन। प्लेन वेव फ्रंट बेसिकली इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है परफेक्ट। जैसे कि ये बोर्ड है,
इस बोर्ड को हम सपोज करें कि ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है मीडियम में, तो इससे चलने वाली वेव जो आगे चलेंगी तो आगे उनको हम कवर अप करेंगे तो एक प्लेन ही मिलेगा फिर में, तो ये प्लेन हो जाएगा लेकिन दूसरे मैनर में। जनरली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंड ये करना है कि ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट फाइंड आउट हुआ और जो सिलेंड्रिकल फाइंड आउट हुआ, ये हुआ पॉइंट सोर्स से और ये हुआ लीनियर से। इन्हीं वेवफ्रंट को जब हम बहुत एट अ फार डिस्टेंस हमें जाके देखेंगे तो इसका हमें एक सेगमेंट दिखेगा, पूरा वेवफ्रंट दिखेगा ही नहीं। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को अगर हम बहुत दूर से देखें तो उसका एक प्लेन दिखाई देगा हमें, सिर्फ सामने वाला सरफेस। पूरा स्फेयर देख लोगे क्या? नहीं दिखाई देगा, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट कोई है या बहुत बड़ा स्फेयर। ऐसे ही ये सिलेंड्रिकल बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाके ये अपीयर टू बी प्लेन होंगे। तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, और प्लेन वेवफ्रंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इट कैन बी प्रोड्यूस बाय बोथ पॉइंट सोर्स एंड द लीनियर एट अ फार डिस्टेंस अवे। तो हम ये बोल सकते हैं a wavefront appear to be plane which is at a large distance from a point source of light or the linear source of light is plane wavefront, और generally emitted by the wide source of light। wide का मतलब जैसे बोर्ड हो गया, इससे जो इमिट होगा वो भी प्लेन होगा, और लीनियर और सिलेंड्रिकल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। तो इसमें हम फिर कितना नोटिस करेंगे, at a large distance from point light source and linear light source। किसी भी टाइप का लाइट सोर्स, हाँ, a wavefront at a large distance from a point source and the linear source of light at a large distance away appear to be plane wavefront, appear to be not exactly बोला। तो ये ध्यान रखो, तुम लोग ऐसे ही नोटिस कर सकते हो। सर वेव फ्रंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। वेव फ्रंट का मतलब यह है कि अगर किसी मीडियम में वेव ट्रेवल कर रही है और मीडियम में कोई ऐसा प्लेन हो जिसके ऊपर जितने भी मीडियम पार्टिकल है वो सब एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन और एक ही स्पीड से, तो वो प्लेन हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट है। जनरली इट इज नथिंग, इमेजिनरी सरफेस है। जैसे हम इक्विपोटेंशियल एज्यूम करते हैं तो वो भी तो इमेजिनरी होता है, एन इमेजिनरी सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, व्हिच हैव equal potential at all its point effect to be equipotential surface, same as ये भी है। इसमें आपने क्या लिखा, locus of all the points? हाँ, वो मीनिंग है कि है वही सारे पॉइंट्स का लोकस जो है किसी भी प्लेन में पूरा वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, एक ही फेज में सारे वाइब्रेट करो तो वो प्लेन में फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है इसके। तो जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड आता है पूरा वेवफ्रंट के टाइप्स के बारे में, तो सिर्फ नेम पता होना चाहिए तुम लोग को, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन, और कौन सा कब जनरेट होता है वो पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे। अ वेवफ्रंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज स्फेरिकल, अ वेवफ्रंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इज सिलेंड्रिकल, है ना। अ वेवफ्रंट एट ए लार्ज डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और द लीनियर सोर्स ऑफ लाइट इफ अपीयर टू बी प्लेन। ये 3 कंडीशंस हैं।
हो गया नोटिस क्या है सबका? तुषार? यस सर। हो गया? हो गया सर। आकाश? जी सर। हो गया कंप्लीट नहीं? जी सर। उसको रख दीजिए। अब इसमें दो बातें हैं जो तुम लोगों ने नोटिस नहीं की है, ना ही हम नोटिस करा रहे हैं, बस शॉर्ट में उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली वेव ऑप्टिक्स न्यूटन्स कार्पस सेल्स थ्योरी से। न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में एक थ्योरी दी थी वेव फ्रंट के बारे में, लेकिन उन्होंने माना कि लाइट सोर्स जो है, लाइट सोर्स वेव्स जो इमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इमिट करता है। तो जब किसी लाइट सोर्स से कंटिन्यू पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं तो पार्टिकल लिमिट होने का मतलब क्या हुआ? मास लिमिट हो रहा है, जिनको उन्होंने कार्पस सेल्स बोला था। तो धीरे धीरे लाइट सोर्स को खत्म हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, तो उनकी थ्योरी फेल हो गई थी, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। मतलब एट द 12th स्टैंडर्ड ज्यादा उसका रोल नहीं है, अदरवाइज थ्योरी तो है ही है। कार्पस उसी को उन्हीं पार्टिकल्स को कार्पस सेल्स बोला था। बाद में हाइगन्स आए, हाइगन्स ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा एनी ल्यूमिनस लाइट सोर्स, ठीक है, sends out the waves in all the directions in the medium and the waves are travel in the form of energy, ठीक है, advances in the medium पूरा। तो वो उन्होंने बता दिया फिर पूरा with the speed of light in that medium, ये भी बता दिया। ये हाइगन्स थ्योरी थी, ये भी नॉर्मली आप लोगों से नहीं पूछी जाती, फिर एज एन इंट्रो है, पूछा क्या जाता है हाइगन्स प्रिंसिपल। पहले बात की हमने थ्योरी की, जिसमें फिर इतना बताया गया कि लाइट एनर्जी की फॉर्म है, ये पहले से जानते हैं, जो किसी भी ल्यूमिनस सोर्स है सारी डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से चलती है पूरा, और स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है मीडियम पे, कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। बस थ्योरी फिनिश हो गई। उसके बाद आया हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसमें ये वेवफ्रंट इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने बताया, तो प्रिंसिपल को हमें नोटिस करना पड़ता है, ये तुम लोग हमारे साथ में पॉइंट वाइज लिख लोगे। हाइगन्स प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करती है, तो इसमें पॉइंट वाइज हमें लिखना है। पॉइंट वाइज लिख लेते हैं तो इजी हो जाता है। अ लाइट सोर्स send out the wave फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, अ लाइट सोर्स सेंड आउट द वेव इन ऑल द डायरेक्शन, ये हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। और इसी को इन्होंने एक नेम भी दिया, इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स। किस फॉर्म में वेव सेंड करेगा? वेवलेट्स के फॉर्म में। अब ये वेवलेट्स क्या है? सेकंड पॉइंट है, a surface in a medium on which all the particles ये वेवलेट की डेफिनेशन है। vibrating in the same phase is called, ये डेफिनेशन आ गई, वेव फ्रंट। इन्होंने कहा कि कोई भी जब ये वेव ट्रेवल होंगी तो किसी भी मीडियम में कोई ऐसा सरफेस जिसपे सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी फेज में, तो वह वेव फ्रंट हो जाएगा। अब एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज वेव फ्रंट आपने लिखा है सेकंड पॉइंट में कि वेवलेट? वेव फ्रंट। नेक्स्ट ये है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज द फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और फोर्थ,
the wavelets emitted from each point of wavefront सेकेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The wavelets emitted from the each point of the wavefront are called secondary wavelets। मतलब सोर्स कहाँ है ये तो हमें पता ही नहीं है। सोर्स के आगे एक वेवफ्रंट एज्यूम कर लिया, उस वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं वो ये माने जा रहे हैं कि फ्रेश सोर्स हैं, उनसे निकलने वाली वेव आगे जहां ट्रेवल कर रही है उन वेव को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कंसीडर कर रहा है। और इन वेवलेट्स का पाथ आगे जाके हम कहीं फॉलो करेंगे तो उसी के बेस पे आएगा वेवफ्रंट पूरा। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, तो ये पॉइंट कहीं पे कुछ कंफ्यूजन तो पूछ लेना। अ लाइट सोर्स सेंड्स आउट द वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है वेवलेट क्या है? कुछ नहीं है, वेव है, जस्ट नथिंग। उसी को वेवलेट अज्यूम कर दिया, डिस्टरबेंस को मीडियम में। अब सरफेस इन अ मीडियम on which all the particles are vibrating in the same phase is called wavefront। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई लोकस को रिमूव करें अगर तो। every point of the wavefront acts as the first source of disturbance पूरा। और नेक्स्ट है the wavelets emitted from each point of the wavefront are called secondary wavelets। अब अगर हमें किसी एक पॉइंट इसके लिए कि किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम पे वेवफ्रंट की पोजीशन पता करनी है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो भी हमारे पास में इनिशियल वेवफ्रंट है और हमें चाहिए कि उसके 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद नया वेवफ्रंट कहाँ होगा, उसकी पोजीशन के लिए हाइगन्स ने कहा कि हमें एक टेंजेंटियल सरफेस ड्रॉ करना होगा इन ऑल द वेवलेट्स एट दैट टाइम। वो और कौन सा फॉरवर्ड एनवलप जो होगा वो उस टाइम का वेवफ्रंट प्रोवाइड करेगा। तो देखो हमें क्या लिखेंगे, द टेंजेंट ऑन the all secondary wavelets at a time gives the new wave position of ये लास्ट पॉइंट है। द टेंजेंट ऑन द ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स एट अ टाइम गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट। इसमें हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, द टेंजेंट ऑन द ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है, या एनवलप पूरा उसको, तो वो अभी उसमें डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, पहले पॉइंट्स नोटिस करो। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, एक साथ भी लिख सकते हो थ्योरेटिकली या पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज हमने इसलिए लिखे इजीली अंडरस्टैंड रहेगा थोड़ा, अदरवाइज तो मिक्स थ्योरी है। Just like last point, new position of Give the new position of wavefront। सर सेकेंडरी मतलब पहला वेव, मेन सोर्स है, सपोज करो सन है, जैसे हमें नहीं पता वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सन से आने वाली लाइट का वेवफ्रंट हमने यहाँ पर ले लिया। अब इस वेवफ्रंट को ये मेन सोर्स सपोज कर रहे हैं, तो यहाँ के इस पे जितने भी पॉइंट हैं उन्हीं को हम मेन लाइट सोर्स मान रहे हैं, तो यहाँ से एमिट होने वाली वेवलेट सेकेंडरी। सेकेंडरी फ्रेश हो जाएगी, फ्रेश के बाद जो निकलेगी वो भी सेकेंडरी नहीं, हर वेव सेकेंडरी है। मतलब जो तुमने अज्यूम किया है इनिशियल पोजीशन, जैसे हमने लाइट सोर्स को यहाँ पर अज्यूम किया, तो यहाँ पर जो वेवफ्रंट हमें मिल रहा है वो प्राइमरी है एक्चुअली। उस वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं उससे आगे ट्रेवल करने वाली जो वेव है वो सब सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में अज्यूम किया जा रहा है। बेसिकली वेवलेट्स इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ना ये कोई पार्टिकल है कुछ है, सिर्फ वेव है, वेव फॉर्म है। तो इसका काम क्या है, जैसे जैसे मीडियम में आगे ट्रेवल करेगी मीडियम के पार्टिकल को अपने अकॉर्डिंग वाइब्रेट करा लेगी। जो नॉर्मल वेव का वर्क होता है ये तो है ना, वेव मीडियम में ट्रेवल करेगी, मीडियम में अगर एयर पार्टिकल है तो एयर पार्टिकल उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करती है पूरा। तो इसका मतलब वो पार्टिकल उसी के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करने लगते हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा सरफेस डिसाइड हो जाए इसमें सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही फेज में वाइब्रेट करने लगे, तो उसको हमने वेवफ्रंट बोल दिया। और उसी वेवफ्रंट के हर पॉइंट को फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, वहां से प्रोड्यूस होने वाले डिस्टर्बेंस को मान रहे हैं कि यहीं से प्रोड्यूस हुआ, जबकि हमें ये पता है कि प्रोड्यूस कहीं और से हुआ,
तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे ओरिजिनेट होने वाली वेव्स क्या है, सेकेंडरी वेव्स, और उसको हम किस फॉर्म में ट्रेवल करना मान रहे हैं, वेवलेट्स हाईएस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोल रहे हैं। बस इतना सा है। नोट हो गया क्या है सबका? वही है, सारे लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब। अब इसी प्रिंसिपल के एक लास्ट जो पॉइंट हमने लिखा है उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं क्या है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इस डायग्राम को यहां पर सपोज करो ये O है, ये है पॉइंट लाइट सोर्स, ये। अब यहां पे जो वेव एमिट हो रही हैं, हम दो वेव्स ले लेते हैं, फिर मिडिल में भी होंगी, चारों तरफ होंगी क्योंकि स्फेरिकल होगा। इस पर सपोज करो कि यहां पर एक सरफेस हमें ऐसा मिल गया, ये ठीक है। यहां पर बीच वाली भी लाइन अगर होती तो यहां कहीं होता है, इस तरीके से होता है। तो ये क्या है, इसको हम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी लिख लिया हमने, ये वेव फ्रंट है, इससे ओरिजिनेट होने वाला। अब हमें ये चाहिए है कि टी टाइम के बाद में नया वेव फ्रंट कहाँ होगा उसकी पोजीशन पता कर लेंगे। तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है c होती है, डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास में स्पीड इंटू टाइम है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम t इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इज c इन एयर और टाइम इज t। तो हमें t टाइम पर नया वेव फ्रंट की पोजीशन चाहिए, ये तो हमें पता है। AB इज द वेव फ्रंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉइंट लाइट सोर्स O। नई पोजीशन चाहिए, तो नई पोजीशन के लिए भी क्या करना होगा, अब ये वेवलेट है एक, इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ किया, रफ डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, देख लो इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से सबके। अब है क्या, लाइट बैकवर्ड तो मूव करती नहीं, लाइट तो फॉरवर्ड ही जाती है। तो हाइगेंस प्रिंसिपल बैकवर्ड एनवलप को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब एक एनवलप तो हम इस पे ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और एक एनवलप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्फीयर थोड़ा छोटा रह गया, ठीक है, इस तरीके से ये 3 स्फीयर में शो की। तो जो नए वाला है वो छोटा रह गया था, ये बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, वो कोई स्केल से मेजर करके तो नहीं बने हैं। ये नया वेव फ्रंट जो होगा वो A डैश और B डैश कब होगा, हमने क्या किया है, वी हैव टू ड्रॉ द स्फीयर ऑफ रेडियस CD अराउंड ईच वेवलेट। यहां पर जितनी वेवलेट थी जो हमें पता था, जो वाला वेव फ्रंट, उसके ऊपर में क्या किया, CT रेडियस के स्फीयर ड्रॉ कर लिए। तो स्फीयर बैकवर्ड भी उतना ही होगा, फॉरवर्ड भी उतना होगा रेडियस के अकॉर्डिंग। तो लाइट बैकवर्ड तो जा ही नहीं रही है, लाइट जा रही फॉरवर्ड। इसका मतलब यहां से ओरिजिनेट होने वाली वेवलेट टी टाइम में यहां पहुंच गई होगी, यहां से ओरिजिनेट वाली यहां आ गई होगी, यहां से ओरिजिनेट वाली यहां आ गई होगी। तो हम उन सब वेवलेट्स की पोजीशन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सरफेस ड्रॉ कर लिया, इसको हमने बोला फॉरवर्ड एनवलप। और ये है बैकवर्ड एनवलप। बैकवर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फॉरवर्ड को किया जाएगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल एडवांस होती है, बैकवर्ड तो जाती ही नहीं है। तो ये नए की पोजीशन फाइंड करने का तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमें एक वेव फ्रंट दे दिया जाए विद डायग्राम, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट अ 5 सेकंड, एट अ 3 सेकंड, ठीक है, ये 10 सेकंड जो भी है। तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी पता है 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय द गिवन टाइम, उस डिस्टेंस के एनवलप ड्रॉ कर लेना, जो कि रफली ड्रॉ करने होंगे। सीबीएसई में आपको ये तो है नहीं कि स्केल और ग्राफ देके कहा जाएगा मेजर करके सेंटीमीटर ड्रॉ करो। आपको एक आइडिया देना है कि अगर ये डिस्टेंस इतनी है तो इस रेडियस का स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, उसकी टेंजेंट शो कर दी, हो गया फॉरवर्ड एनवलप। बस ये दिखा तो ये उसका लास्ट पॉइंट था। तो रफली चाहे तो डायग्राम बना सकते हो, इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो, स्फेरिकल में बनाया, एक ऐसे ले सकते हो। ये वेव फ्रंट हमें पता है स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके इसके अराउंड इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला और ये वाला ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है ना कि थोड़े टाइम बाद वो वेव्स कहाँ पर पहुंचे? थोड़े टाइम बाद नहीं, पर्टिकुलर गिवन टाइम, आफ्टर अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। ये वाले नहीं, मतलब यही ना सर, मतलब 5 सेकंड बाद वो कहाँ पहुंची। हाँ, और वो सारी को मिला के पॉइंट वो वेव फ्रंट हाँ, बन गया। लास्ट टेंजेंट मतलब जितनी ये वाली ट्रेवल की होगी उतना ये वाला करेगी, उतना ये वाला करेगी, सारे करेंगे तो इक्वलिटी टाइम में।
तो न्यू एनवलप जो होगा ये होगा, ये यहां पर लिख देते हैं न्यू वेव फ्रंट, और ये है ये वाला इनिशियल वेव फ्रंट, ये इनिशियल वेव फ्रंट है, ये न्यू वेव फ्रंट है। ए बी इज इनिशियल वेव फ्रंट एंड ए डैश बी डैश इफ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर अ टाइम इंटरवल टी। ये इसका मीनिंग है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल का इसका कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ही टॉपिक है ये। जल्दी से ड्रॉ कर लो, रफली, बहुत ज्यादा कोई, बाकी डिजाइन अपना घर पे आराम से बनाना। अब जो काम की बात है वो इसके बाद शुरू होगी, ये तो जस्ट इंट्रो था। इंट्रो में जरूरत होता है व्हाट इज द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस थ्योरी, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, अब इसके बाद इसका यूज शुरू होगा। इस हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज क्या हुआ, ये क्या सर? क्या चीज ये, मतलब ये नहीं प्रिंसिपल हाइगेंस प्रिंसिपल नहीं, ये तो उसी के फिफ्थ पॉइंट को हमने दिखाया तुम्हें, जो तुमने हाइगेंस प्रिंसिपल का फिफ्थ पॉइंट लिखा है कि फॉरवर्ड एनवलप को एक्सेप्ट करता है तो कैसा फॉरवर्ड एनवलप बनेगा, मतलब अगर ड्रॉ करने को कहा जाए तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। जैसे हमने इनिशियल दे रखा और क्या टी टाइम के बाद ये वाला ड्रॉ किया, तो आपको क्या करना है, सीटी रेडियस के स्क्वायर ड्रॉ कर लेने और फिर स्क्वायर को टच करता हुआ टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, वो फॉरवर्ड एनवलप हो जाए। फॉरवर्ड एनवलप न्यू वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, बस इतना सा मीनिंग है लास्ट वाले का। जैसे ये स्ट्रेट प्लेन वेव फ्रंट दिखाया था तो स्ट्रेट के अराउंड कर लो, मतलब इस तरीके का है। अब हाइगेंस प्रिंसिपल के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके वो डालो एडवांटेजेस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, ये पूछे जाते हैं। एडवांटेजेस अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन कौन से हैं, देखो एक तो हमने रीड कर रखा है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट में, हमें पता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट में, हमें पता है, ठीक है। आगे हमें ये भी पता है कि इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है, स्कैटरिंग भी होती है, सारी फिनोमेना रिलेटेड टू द लाइट है। इनमें से सबसे पहला यूज इसका ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। could be explained by using this law, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हो पाया रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का। दूसरे इंटरफेरेंस, किसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा तुम लोगों ने, किसका है, इंटरफेरेंस रिलेटेड है, यंग का है। और डिफ्रैक्शन है फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर दो का, मेनली फ्रेस्नेल को कंसिडर किया जाता है, बाकी उसमें कंडीशन आएगी तो बताएंगे, एक में इनफाइनाइट सेपरेशन की वजह से और एक में फाइनाइट सेपरेशन की वजह से। और दूसरा ये है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। could be explained by this law। तो डिटेल की जरूरत नहीं है, अगर चाहे लाइनें जितनी चाहे बढ़ा लो तुम लोग। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट could be explained by using the Huygens principle, उसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब ये दोनों लॉ से एक्सप्लेन हो गए। और इंटरफेरेंस, द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट could be explained by this। ये तो एडवांटेज है दो, बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एडवांटेज या डिसएडवांटेज का बेस पे, कभी कभी सेपरेट पूछे जाते हैं, खाली एडवांटेज, कभी डिसएडवांटेज। तो दूसरा डिसएडवांटेज है डिसएडवांटेजेस जो हम नोटिस करेंगे इसके, तो फिर से 2 पॉइंट आएंगे। एक वो इवेंट पढ़िए तुमने, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सुना तो है, अब की बार तो सिलेबस में नहीं है, इट इज रिलेटेड फ्रॉम द सिलेबस। पोलराइजेशन ऑफ लाइट इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं हुआ, रीजन बताते हैं।
the polarization of light could not be explained by this principle। और जो बोर्ड ठीक करना पड़ेगा, ऐसे फ्लिप हो रहा है मार्कर, अपने आप फ्लिप हो रहा है। क्यों नहीं हुआ एक्सप्लेन? इसका रीजन, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस प्रिंसिपल बिकॉज द प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज कंसीडर्ड टू बी लॉन्गिट्यूडनल इन दिस प्रिंसिपल। Actually, light is travel in the wave form as a transverse wave, और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होता है, तो वैसे एक्सप्लेन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर रीजन हम लिख सकते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट is to be considered as longitudinal in this principle because the propagation of light is to be considered as longitudinal, इसलिए ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अगर ये ट्रांसवर्स एज्यूम किया गया होता तो हो जाता शायद। और दूसरा ये है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो पूछ लेना, मार्कर थोड़ा स्लिप हो रहा है, अगर राइटिंग वैसे भी देर में समझ में आती है, तो इसलिए दोनों में से जहां भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। और दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तो सबने 11th केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट पढ़ा ही है, इसमें भी अभी आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, तो मिसिंग है कुछ आकाश? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल था, when the light of suitable frequency is incident on a metallic surface, है ना, electrons gets ejected from that metallic surface, ठीक है, under the effect of the light is called the photoelectric emission। ठीक है, याद आ गया? बस इतना याद दिलाना था, बाकी जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी इससे एक्सप्लेन नहीं हुआ पूरा। तो दूसरी इवेंट ये है, तीसरा ही हो गया, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस प्रिंसिपल, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। एक और इफेक्ट भी है, कॉम्पटन भी, लेकिन उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, वो भी इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो दो एडवांटेजेस एंड दो डिसएडवांटेजेस हमें पता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस प्रिंसिपल। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड। अभी आगे डिटेल आएगी तो हमें पता ही चल जाएगा कौन सी किसकी है। जैसे अभी हमने बताया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन्ड बाय द यंग एंड द डिफ्रैक्शन बाय द फ्रेस्नेल। पूरा तो यहाँ नेम नोटिस करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए बस तुम लोगों को। और पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन नहीं हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो ये पूछे जाते हैं, मतलब थ्योरी काफी है वेव में। सर डेली लाइफ में रे ऑप्टिक्स ज्यादा यूज होती है, वेव ऑप्टिक्स? दोनों ही बराबर यूज होती है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं पता होता तो 3D मूवीज पे कभी 3D गॉगल्स नहीं बन पाते। आजकल सबसे ज्यादा में लगता है वही यूज हो रहा है। अब प्रोपगेशन ऑफ लाइट अगर रेक्टिलिनियर व्यू नहीं किया जाता तो कोई लेजर सोर्स वगैरह कभी डेवलप नहीं होता ड्यू टू द शॉर्ट वेवलेंथ। एक्चुअली तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर है ही नहीं, बट नॉर्मली हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, तो हम सपोज कर लेते हैं ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, जबकि स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। मेलेस लॉ, ब्रूस्टर लॉ सब वेव ऑप्टिक्स में ही है, लेकिन इस बार तुम लोग बच रहे हो उससे। इंटरफेरेंस अक्सर रोड पे देखते ही हो तुम लोग। साइनी डेज में अगर कोई ऑयल वगैरह रोड पे स्प्रेड आउट हो जाता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, कलर्स इन अ थिन फिल्म ड्यू टू द इंटरफेरेंस।
डिफ्रेक्शन को अपनी रूम की विंडो से आती हुई लाइट को अक्सर देखते हो, फोकस बना हुआ वॉल पे, डिफ्रेक्शन पैटर्न। तो यूजफुल सभी कुछ है, साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं जो यूजफुल नहीं है। रे ऑप्टिक्स प्रॉपर नहीं होती उसकी, स्पेशली ऑप्टोमेट्री ब्रांच नहीं होती, तो शायद आधे से ज्यादा लोग इसको देख नहीं पाते कि बोर्ड पे लिखा क्या है ना, या प्रॉपर विजुअल नहीं होता, आई साइट डिफेक्ट मिनिमाइज नहीं होते। और तो यूजफुल सभी है अपनी अपनी जगह, सबकी इंपॉर्टेंस है जहाँ जिसकी नीड है।